हेलो, मैं आपके लिए आज यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 12th क्लास केमिस्ट्री का पेपर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ज़्यादातर पेपर इन्हीं क्वेश्चनों से आएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आप ध्यानपूर्वक पढ़कर याद कर लोगे, तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो जैसे कि मैंने दिखाया है, पहला क्वेश्चन है वो 2023-24 के में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ सिलेबस हटा भी दिया है, तो हटे हुए सिलेबस के अनुसार ही ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है विलयन की सांद्रता, जैसे मोलरता, मोलरता तथा मोल अंश, इनकी परिभाषा याद करनी है और इन तीनों पर कम से कम एक अंक के क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएगा। जैसे मोल अंश का तो ज़्यादातर आता ही है, और जैसे मोलरता का वो हर बार क्वेश्चन एक पूछा ही जाता है। तथा दूसरा क्वेश्चन मैंने बनाया है अर्धसंख गुणधर्म क्या हैं। तो ये चार अर्धसंख गुणधर्म होते हैं: वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और पराशर दाब। इन चार में से एक तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा आपके लिए। जैसे पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा अर्धसंख गुणधर्म नहीं है, या कोई नया लगा देगा उसमें से पूछेगा, तो ऐसे करके पूछ लेता है। ये जय और इनकी देखो परिभाषा भी याद करनी है और सवाल भी तैयार करने हैं। ठीक है, इनकी परिभाषा। और देखो, वाष्प दाब के आपेक्षिक अवनमन में आता है राउल्ट का नियम। तो राउल्ट के नियम पर कई बार सवाल देखने को मिला है। ठीक है, तो राउल्ट का नियम कहता है किसी वाष्पशील विलयन में अगर कोई अवाष्पशील पदार्थ मिला दिया जाता है, तो उसके बांस उस वाष्पशील पदार्थ के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन मिलाए गए विलेय पदार्थ के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो इस टाइप से इसका डेफिनेशन है और सूत्र बनेगा। जैसे आपको ये सूत्र दिखाई दे रहा होगा, इसकी परिभाषा है राउल्ट के नियम की। तो ये है हमारा, ये आपको परिभाषा समझ आ रही होगी। तो इसी फॉर्मूला पर सवाल भी आते हैं, जो सवाल मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ एक दो। जैसा कि आप सवाल देख पा रहे हो, ये कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और इन्हीं क्वेश्चनों को अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छे से जाने वाला है। तो भैया आप सभी वीडियो को रोक करके इन सवालों को सॉल्व कर लीजिए। इसी प्रकार जो क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन का सूत्र आपको बनाना है, और इन पर कंपलसरी क्वेश्चन आता ही आता है। जिस टाइप से अभी राउल्ट के नियम के आपने सवाल देखे, इसी टाइप से हिमांक क्वथनांक का उन्नयन और हिमांक के अवनमन के भी सवाल आते हैं और सूत्र का निगमन भी आता है। तो मैं आपके लिए अभी एक्सप्लेन करता हूँ, दिखाता हूँ। तो ये क्वथनांक के उन्नयन की परिभाषा आपको याद करनी है। और देखो, ये सवाल फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, ये सब फॉर्मूला आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आपका जो फॉर्मूला है, ये दिखाई दे रहा है डेल टी वी प्रोपोर्शनल टू एम, जहाँ एम हमारी विलेय की मोललता है। तो कई बार तो क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि क्वथनांक में उन्नयन विलयन की किस सांद्रता के समानुपाती होता है या किस पर निर्भर करता है। तो विलयन क्वथनांक का उन्नयन जो है विलेय पदार्थ की मोललता पर निर्भर करता है। तो इसका जो फाइनल फॉर्मूला है, वो फाइनल फॉर्मूला आपका ये वाला बनता है, डेल टी वी बराबर ये वाला। ठीक है, और इसी फॉर्मूला पर कई प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलते हैं पेपर में। जैसे आपका ये सवाल दे रखा है, जो 2013 के एग्ज़ाम में आया हुआ सवाल है, और इसी प्रकार से और अगले सवाल जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये देखो 2019, वो 2009, 14, 16 और 19 में आया हुआ सवाल है। इसी प्रकार से 2009, 19 में आया हुआ ये वाला सवाल है। तो इसी टाइप से देखो कई सवाल हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार देखो हिमांक में अवनमन की जो परिभाषा है,
इस पर भी कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये इसकी फॉर्मूला और सूत्र भी बनाना है, जिस प्रकार से अभी मैंने बताया था कि जैसे क्वथनांक में उन्नयन जो है विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है, इसी प्रकार से हिमांक में अवनमन भी विलेय पदार्थ की मोललता के समानुपाती होता है। इसका भी जो फॉर्मूला है, तो ये फाइनल फॉर्मूला इसका ये वाला है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो, ये भी सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक जिसका अणुभार दिया है 155 को 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक 0.60 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है हिमांक में। तो बेंजीन के मोलल अवनमन स्थिरांक की गणना कीजिए। तो इस टाइप से ये फॉर्मूला सवाल है। और इसी प्रकार से ये एक और सवाल है जो 18 में और 15 में आया हुआ है। इसी प्रकार एक और सवाल, ये भी 2018 के एग्जाम में आया हुआ सवाल है। इसी प्रकार एक और अगला क्वेश्चन है जिसे कहते हैं बार्नटॉफ गुणांक। बार्नटॉफ गुणांक भी कई बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो इसको भी आप ध्यानपूर्वक याद कर लीजिए। और इसी कड़ी में आगे जो अगला चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन से देखो सबसे पहला क्वेश्चन मानक इलेक्ट्रोड विभव या इलेक्ट्रोड विभव क्या है, इसको विद फॉर्मूला विद रिएक्शन के आपको एक्सप्लेन करना है। आपके सिलेबस में 2-3 सेल हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेल है गैल्वनिक या वोल्टी सेल या डैनियल सेल, ये एक ही सेल है। ठीक है। और इसके अलावा जो हाइड्रोजन ईंधन सेल है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, अक्सर करके इन्हीं से पूछा जाता है। तो डैनियल सेल से एक क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अगर डैनियल सेल में उपस्थित ब्रिज डैनियल सेल में उपस्थित ब्रिज को अगर हटा दें तो वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका है कि एक विद्युत अपघट्य से दूसरे विद्युत अपघट्य में इलेक्ट्रॉनों का अवगमन रुक जाता है, जिससे वोल्टेज धीरे धीरे शून्य हो धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वोल्टेज पूरा शून्य हो जाता है। इसी प्रकार से अगला एक क्वेश्चन वैद्युत वाहक बल, ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इस पर आंकिक सवाल भी पूछे जाते हैं। इसी आंकिक सवाल और एक नरनस्ट समीकरण। तो नरनस्ट समीकरण और वैद्युत वाहक बल वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं। इन पर हर पर ईयर प्रत्येक पेपर में क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो देखो, नैनर समीकरण कैसे बनता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ और इसके सवाल भी आपको दिखाता हूँ कैसे आते हैं। जिस प्रकार से आपको आप देख पा रहे हैं, ये नैनर समीकरण है। देखो, आप ज़्यादा नहीं, इतना अगर लिख दोगे, जे अगर इतना जो फॉर्मूला लिख दोगे यहाँ तक, तो भी आपका नैनर समीकरण लिख जाएगा। इसके बाद जो फाइनल है वो देखते हैं, इस टाइप से इसे सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद आपको इसी प्रकार से सॉल्व करते हुए आपको ये वाला फॉर्मूला जो है, इस फॉर्मूला को रट लीजिए। अगर कुछ याद नहीं रहता तो इस फॉर्मूला को ज़रूर लिख देना, जिससे आपका नंबर मिलने के चांस बढ़ जाएंगे। ये नर्नेस्ट समीकरण जो है कई स्टेपों में सॉल्व होता है, कई प्रकार की रिएक्शन पर डिपेंड करता है। जैसे आपको ये रिएक्शन दे रखी है जिंक ऑब्लिक जिंकायन, और ये इसे कहते हैं साल्ट ब्रिज, इसे कहते हैं साल्ट ब्रिज। ठीक है। अगली वाली के साल्ट ब्रिज से आगे की रिएक्शन होती है वो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, और पिछली साइड की रिडक्शन की रिएक्शन होती है। और ये पूरी एक रिएक्शन लिखी होती है, ये रिएक्शन होती है हमारी रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसका रेडॉक्स रिएक्शन के लिए फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है। तो देखो, फॉर्मूला जो बनेगा रेडॉक्स रिएक्शन के लिए वो इस प्रकार का फॉर्मूला बनेगा। ये पूरा सॉल्व करेंगे, करने के बाद देखते हैं जो फॉर्मूला आपका निकल के आ रहा है वो ये वाला फॉर्मूला निकल के आ रहा है। ठीक है। और इस फॉर्मूला पर कई बार सवाल देखे गए। इसी प्रकार से आगे जब कोई सेल विभव दे रखा हो, जब किसी रासायनिक रिएक्शन में कई मोल पार्टिसिपेट करते हैं, तो उस टाइम के लिए ये फॉर्मूला इस टाइप का क्रिएट होता है, ये दिखाई दे रहा है इतना। ठीक है। और इसी टाइप से ये आगे भी फॉर्मूला है। और अक्सर करके एक क्वेश्चन जरूर, अक्सर करके साम्य स्थिरांक पर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो साम्य स्थिरांक पर क्या होता है कि डेल ई, जो ई सेल है वो जीरो हो जाती है। जैसे जीरो होगी
तो हमारे पास समीकरण बन के आएगा ई नॉट सेल बराबर 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी, जहाँ लॉग के सी जो के सी है वो साम्य स्थिरांक है, ठीक है। और ई नॉट सेल है मानक वैद्युत विभव, और जहाँ एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखते हैं इस पर सवाल किस प्रकार से आता है। तो देखो जो सवाल दिखाई दे रहा है ये सेम इसी टाइप से क्वेश्चन मिलेगा, और इससे और भी क्वेश्चन आते हैं वो अभी मैं दिखाता हूँ। देखो ये भी क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन कई बार ऐसे ही पूछे जाते हैं जैसे ये दिखाई दे रहा है। और इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है जो 2019 में आया हुआ सवाल है, इसको इस टाइप से यहाँ पर ईएमएफ ही निकलवाया ओनली। और अगला जो क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन है वो भी इस प्रकार से, इस सवाल में भी ईएमएफ ही निकलवाया गया है। और देखो जो अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये 2019 में आया हुआ है, और ये भी क्वेश्चन देखो इस टाइप से सॉल्व हुआ है। यहाँ पर भी हमारा ई सेल ही निकलवाया गया है इस सवाल में। इसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। वैद्युत रासायनिक श्रेणी पर क्वेश्चन कंपलसरी आना ही आना है, कम से कम 1 नंबर और मैक्सिमम 3 नंबर का क्वेश्चन मिल ही जाता है हर सेट में, ठीक है। इस पर पूछे जाते हैं कि कौन से एलिमेंट, कौन सा तत्व है जिस कौन सा तत्व जिसका अपचायक विभव या ऑक्सीकरण के सिस्टम में कौन का घटता हुआ क्रम कौन का बढ़ता हुआ क्रम होता है। इस प्रकार का इस पर सवाल कंपलसरी आता ही आता है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देखो गिब्ज मुक्त ऊर्जा, गिब्ज मुक्त ऊर्जा भी कई बार क्वेश्चन आता है। और इसके बाद प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध, चालकता और विशिष्ट चालकता, इनमें देखो चालकत्व और प्रतिरोध में संबंध काफी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहता है, और इन सभी की परिभाषा याद कर लो और इनके मात्रक। और देखते हैं एक जी कोलराउस का नियम होता है। कोलराउस का नियम बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सदैव क्वेश्चन आता ही आता है पेपर बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद देखो फैराडे के नियम है, लेकिन फैराडे के नियम का एक शेड्यूल होता है, या तो फिजिक्स के पेपर में आएगा या केमिस्ट्री के में, लेकिन आएगा एक ही पेपर में। इसके बाद देखो अगला चैप्टर होता है जिसका नाम है रासायनिक बलगति। देखो रासायनिक बलगति में एक सबसे ज़्यादा औसत वेग, औसत वेग वैसे 3 प्रकार के होते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला होता है औसत वेग पर ही आता है। औसत वेग की परिभाषा क्या है, उसे एक रासायनिक समीकरण से उसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है कोटि और आणविकता में संबंध। कोटि या आणविकता, कोटि की परिभाषा पूछ ले या आणविकता की, या कोई रिएक्शन देने के बाद उसकी कोटि या आणविकता निकलवा ले, ठीक है। उसके बाद या इन दोनों में अंतर आ सकता है। इसी प्रकार से आपका 12th बोर्ड एग्जाम में, यूपी बोर्ड एग्जाम में शून्य कोटि और प्रथम कोटि अभिक्रिया के ही वेग स्थिरांक हैं, वो अभिक्रियाएं हैं। तो इन दोनों में से यानी शून्य कोटि या प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक कंपलसरी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलता ही मिलता है। और इन्हीं दोनों अभिक्रियाओं के समाकलित समीकरण और इन समीकरणों पर सवाल और अर्धआयिक काल में इनका संबंध कंपलसरी पूछना ही पूछना है। औसत वेग की परिभाषा इस टाइप से आपको लिखनी है। देखो अभिक्रिया का वेग होता है, तो अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकार की सांद्रता में कमी आती है और लिया गया प्रयुक्त समय होता है। तो इसलिए ये किस में आता है, माइनस के सिंबल से दर्शाया जाता है। औसत वेग बराबर माइनस का अभिकार की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल। इसी प्रकार से औसत वेग, ये अगर उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होगा तो उत्पाद हमेशा बढ़ता ही बढ़ता है, तो उसकी और समय अंतराल कितने समय में परिवर्तित हुआ है इस टाइप से। जैसे ही कोई रिएक्शन दे रखी है ए गिव्स आउट टू बी के लिए जो वेग लुप्त होने का और बनने का जो भी दे रखा है, इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है, और ठीक है। और आपको सॉल्व नहीं होता तो मुझे कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके समझा भी दूंगा, ठीक है। अच्छा, और देखो इसी प्रकार से ये है। और एक और क्वेश्चन है जो अक्सर करके पूछा ही जाता है, वो अभी मैं बताता हूँ। देखो जो ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये क्वेश्चन कई बार पेपर एग्जाम में आया हुआ है। इससे हटके देखो एक और सवाल है, ये वाला जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके लिए,
ये काफ़ी बार भर-भर के पेपर में मिलता है क्वेश्चन। तो हो सकता है आपके भी एग्ज़ाम में ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। और इससे हट के देखो एक ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये भी काफ़ी बार भर-भर के क्वेश्चन मिलेगा ये वाला पेपर में। तो इस क्वेश्चन को भी ध्यानपूर्वक देख लो, बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटा-सा ही है, ठीक है? एक क्वेश्चन ये है, अभिक्रिया की मात्रक पूछा जाता है, जैसे शून्य कोटि या प्रथम कोटि किसी भी कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछा जाता है, तो जो उसका स्थिरांक होता है उसका मात्रक पूछते हैं। तो के क्या जहाँ स्थिरांक है, के का मात्रक पूछा है, तो मोल, लीटर इनवर्स और 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स। जहाँ एन कोटि होती है, जैसे अगर शून्य कोटि का मात्रा निकालना है तो एन बराबर 0 रख दो। तो एन बराबर अगर 0 रखेंगे तो इसका मात्रक क्या बनेगा, मोल, लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अगर 1 रखते हैं तो 1 से 1 जो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, सेकंड इनवर्स। इसी प्रकार से देखो एक और क्वेश्चन होता है जिसकी कोटि इस प्रकार भी पूछी जाती है। कोई देखो वेग समीकरण दे रखा होता है, तो उस पर दी गई जितनी घातें होती हैं, मतलब कितनी कॉन्सेंट्रेशन अपघटित हुई थी, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को ऐड कर देते हैं और बनी हुई उसका कोटि बन जाती है। और देखो एक क्वेश्चन और रहता है, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो आपको दिखाई दे रहा है, इन क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिए, आपका बहुत बहुत पेपर सुंदर सा हो जाएगा। और देखो एक और क्वेश्चन, जिस प्रथम कोट अभिक्रिया का समाकलित समीकरण है वो आप सॉल्व करके देख लीजिए। और इसके बाद जो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है। और ये क्या है, इसका जो फाइनल सूत्र है वो ये होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 का बेस होता है ए अपॉन ए माइनस एक्स, जहाँ ए क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता और एक्स है अपघटित सांद्रता। इसके बाद देखो एक और क्वेश्चन, देखो प्रथम कोटि अभिक्रिया और अर्धायकाल में जो संबंध होता है टी हाफ बराबर 0.693 बटे के होता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। देखो जो एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ 20 नंबर एग्जाम्पल है, 2018 में आया हुआ है। ये सवाल काफ़ी बार पेपर एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखो और भी मैं दिखा रहा हूँ, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। और देखो एक और है, जैसे ये दिखाई दे रहा क्वेश्चन आपके लिए और सवाल, इस सवाल को देखते हैं यहाँ तक। और इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका जो आंसर बनेगा टी 3/4 इक्वल 2 × टी हाफ। इस प्रकार देखो जो केमिकल काइनेटिक्स वाले चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन मिलेंगे आपके लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट से। तो डी ब्लॉक एलिमेंट से एक ही क्वेश्चन कंपलसरी रहता है, संक्रमण धातुएं क्या हैं, इनकी परवर्ती ऑक्सीकरण संख्या क्या क्यों होती है, संक्रमण धातुओं के लक्षण क्या क्या होते हैं। तो इनके लक्षण इलेक्ट्रॉन विन्यास है, चुंबकीय गुणधर्म है, रंग है, उत्प्रेरकी गुण है, आयनिक व्यवहार है, क्वथनांक, गलनांक, इन पर क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। और इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन और बनता है, लेंथेनार्ड आकुंचन क्या होता है। एक इसे डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एल चैप्टर से केवल 2 ही क्वेश्चन आपके ट्रेंडिंग में रहते हैं हमेशा। इसके बाद अगला कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, अगला चैप्टर। उसमें देखो संकर लवण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा कई बार पूछी गई है। लिगेंड की, कीलेट की, दंतुकता के आधार पर लिगेंडों का वर्गीकरण। हमेशा बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा पूछा जाता है, मोनोडेंटेड आपके सिलेबस में है, लेकिन बाइडेंटेड 2-3 ही एग्जाम्पल हैं आपके, उनको याद कर लेना। जैसे ऑक्सीलेटो है एक, इथाइलिन डाइअमीन है, इस प्रकार के 2 ही हैं। और देखो इसके बाद संकर लवणों की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है आपको लिए, उपसर्ग संयोजन संख्या भी निकालनी है, और इनका EAN रूल ये भी हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद देखो एक क्वेश्चन हमेशा अकार्बन मतलब संकर लवणों की IUPAC। ये IUPAC है जो कम से कम मान लो 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को, और एक बर्नर का सिद्धांत। तो मैं IUPAC आपको कुछ दिखा रहा हूँ, उन्हें देख लेना और उनमें से ही आपको शायद मिल जाएंगे। जैसे आपको देख पा रहे हो, इनमें से IUPAC आप याद कर लेना, या बनाना आता हो तो बना लेना, नहीं आता हो तो सीख लेना कोशिश करके, क्योंकि यहाँ से आपको कंपलसरी मिलेंगी ही मिलेंगी IUPAC कम से कम 4 नंबर की। तो देखो और भी हैं, ये वाली है, और देखो और ये वाली IUPAC हैं। मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि कम से कम आप देख लो, अगर आती हैं बनाना तो अच्छी बात है, ना आती हैं तो कम से कम ट्राई कर लो, क्योंकि पेपर में ये कंपलसरी मिलेंगी ही मिलेंगी आपको बनाने के लिए।
इस प्रकार फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हुआ। ये और देखो सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो पर ईयर की कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार ज़्यादा कुछ आने वाला है। वैसे 70 नंबर के पेपर में 35-35 का पेपर आना चाहिए, लेकिन 35 का ना आके मेरा जो अनुमान है वो करीबन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40 नंबर के लमसम और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 30 नंबर के लमसम जाएगी। तो इस प्रकार से देखो सबसे पहले चैप्टर में उसमें एक ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बढ़िया है और वो हर ऑलवेज पूछा ही जाता है कि नाभिक स्नेह की अभिक्रिया क्या होती हैं, इनकी विशेषता लिखिए उदाहरण सहित। ठीक है, तो ये SN1 रिएक्शन है। SN रिएक्शन क्या होती हैं, SN1 और SN2 इन दोनों रिएक्शनों में डिफरेंस। ठीक है, और तो इस प्रकार से। और देखो अगला क्वेश्चन है एल्कोहल। एल्कोहल में देखो मैथिल लकड़ी के भंजक आसवन से मैथिल एल्कोहल बनाना है। ठीक है, और और देखो एथिल एल्कोहल बनाने के लिए औद्योगिक विधि का निर्माण करना है। ठीक है, औद्योगिक विधि का, जिसमें देखो एक जिसमें हमारी किडवन विधि आती है। ठीक है, किडवन आती है और भी हैं, वो आप अपने देख लेना। अगला देखो मैथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल में अंतर। अंतर भी काफ़ी बार पूछा गया, लेकिन ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहलों की पहचान पहचान करने की दो विधि हैं, लुकस अभिकर्मक और विक्टर मेयर। तो ऑलवेज लुकस और विक्टर मेयर हमेशा पूछी ही जाती हैं। इसके बाद है एल्कोहल। एल्कोहल और फिनॉल की क्षारीय प्रकृति। देखो काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है जबकि एल्कोहल क्षारीय प्रकृति का क्यों। तो फिनॉल में जो है रेजोनेंसिंग की प्रकृति ज़्यादा होती है, इसलिए वो फिनॉल अम्लीय प्रकृति का होता है। देखो फिनॉल बनाने की क्यूमिन विधि सबसे ज़्यादा फेवरेट है। देखो क्यूमिन से फिनॉल सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, ग्रिग्नार्ड से बनाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पेपर में देखने को ये दो ही विधि मिलेंगी। इससे हटके भी और भी विधि मिल सकती है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा यही दो विधि आती हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या है एल्कोहलों के क्वथनांकों का घटता और बढ़ता हुआ क्रम। जैसे एल्कोहल की एल्काइल समूह का आकार छोटा और बड़ा होता है या उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं, तो उस पर डिपेंड करता है एल्कोहल समूह का क्वथनांक। ठीक है, तो और अगला क्वेश्चन है ईथर बनाने की विधि। ईथर बनाने की एक ही विधि है, वो सबसे ज़्यादा रहती है और ऑलवेज पूछी ही जाएगी, चाहे तो नाम से पूछे या विदाउट नाम के पूछी जाए, जो विलियमसन संश्लेषण विधि है। तो देखो एल्कोहल और ईथर में एक रिएक्शन सबसे ज़्यादा फेवरेबल है, वो एल्कोहल या फिनॉल का क्लोरीनीकरण। एल्कोहल या फिनॉल का क्लोरीनीकरण, इस वाली रिएक्शन को भी आप देख लेना। इसके बाद है एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की विधियां, जिसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विधि है, ऑलवेज पूछी जाती, चाहे तो देखो नाम से पूछे या रिएक्शन इनकम्प्लीट से कंप्लीट करा ली जाए। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन द्वारा, अगर ये ऑलवेज पेपर में देखने को मिलती हैं। इसके बाद एल्कोहलों के ऑक्सीकरण है। ऑक्सीकरण चाहे तो ऑक्सीकार कोई रीजेंट डाल दो, जैसे कॉपर डाल दो या KMnO4 डाल दो, K2Cr2OC1 डाल दो, इस टाइप से। ठीक है, अगला देखो अमीनो अम्ल हैं। तो अमीनो अम्लों का एक क्वेश्चन ये हमेशा मिलेगा, अमीनो अम्लों का क्षारीय प्रकृति का गुण घटता हुआ और बढ़ता हुआ। तो अमीनो अम्लों जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन होते हैं, उनकी पहचान भी करनी है। जैसे 1 डिग्री अमीन हमारा इस टाइप से होता है, 2 डिग्री हमारा इस टाइप से होता है। एन जो जुड़ा होता है, जहाँ एन दो हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो 1 डिग्री, एन अगर एक हाइड्रोजन से जुड़ा हो तो 2 डिग्री, और एन किसी भी हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा हो तो 3 डिग्री अमीन होता है। इसी प्रकार देखो एथिल अमीन बनाने की विधि, एथिल अमीन हो या एनिलीन बनाने की विधि हो, ये दोनों विधियां हाफमैन ब्रोमाइड से बनाई जाती हैं। ठीक है, तो हाफमैन ब्रोमाइड एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है जो ऑलवेज पेपर में पूछने को देखने को मिलेगी। एक और क्वेश्चन होता है अमीनों का नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अमीनों की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करने से 1 डिग्री एल्कोहल ही बनता है। एल्कोहल बनता है, कहने का अर्थ ये है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कैसा बनेगा वो पता नहीं, लेकिन एल्कोहल ही बनेगा। एक और रिएक्शन है हिंसबर्ग अभिकर्मक। हिंसबर्ग का रिजेंट तो काफ़ी ट्रेंडिंग में रहता है ऑब्जेक्टिव में, उसे कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl। ठीक है, एक और देखो कार्बेल अमीन अभिक्रिया है इनकी, कार्बेल अमीन अभिक्रिया।
देखो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और काफ़ी ट्रेंडिंग में क्वेश्चन रहते हैं, जो पेपर में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे तो नाम से मिले या विदाउट नाम के मिले, रिएक्शन कंप्लीट कराने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखना है आपको, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीनों की पहचान कैसे करोगे, कि भाई कौन सी रिएक्शन है जो हमारी 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्शन देती है, 3 डिग्री देती है। ठीक है, इस टाइप से देखो एक चैप्टर है जैव अणु। जैव अणु आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर होता है। तो इसमें देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड किसे कहते हैं, या इसमें देखो कार्बोहाइड्रेट या सैकराइड किसे कहते हैं, ये ऑलवेज क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। जिसमें मोनोसैकराइड जिसमें मोनोसैकराइड डाइस ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड आते हैं। तो जिसमें मोनोसैकराइड हमेशा पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखो पॉलीसैकराइड ओलिगोसैकराइड हैं, तो ये वो भी पूछ सकता है, बट मोनोसैकराइड तो ऑलवेज याद रख लेना कौन से होते हैं, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। ठीक है, इसके बाद देखो अपचाई शर्करा और अशर्कराएं। अपचाई शर्करा और अनअपचाई शर्कराओं की परिभाषा भी लिखनी है। ग्लूकोज का या फ्रैक्टोज का डीएल विन्यास भी याद करना है आपके लिए। लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा ये पूछा ही जाता है, कैसे सिद्ध करोगे कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड समूह होता है और जबकि 5 एल्कोहलिक समूह होते हैं। तो ये आपको रिएक्शन के थ्रू कराने हैं। अगर एल्डिहाइड समूह होता है तो एल्डिहाइड समूह पर ही रिएक्शन होनी है, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड की करते हैं रिएक्शन, हाइड्रोक्सिलामीन की करते हैं, अपचयन कर देते हैं इस टाइप से। या कोई मान लो ऐसे जैसे आपकी टॉलिन अभिकर्मक से रिएक्शन करते हैं, फिर और फेलिंग विलयन से रिएक्शन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज का, तो वो कौन से ग्रुप पर रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड समूह पर। इसी टाइप से एल्कोहल समूह को कैसे सिद्ध करोगे, तो एल्कोहल समूह दिखाने के लिए पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि फिनॉल में कितने एल्कोहलिक समूह होते हैं, 5, जिसमें एक 1 डिग्री एल्कोहल होता है और 4 2 डिग्री एल्कोहल होते हैं। इनकी भी रिएक्शन आपको जैसे PCl5 से कर दो, या एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कर दो, या फिर ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन कर दो। इससे ग्लूकोज के 5 एल्कोहलिक समूह वेरीफाई हो जाते हैं। इसके बाद देखो ग्लूकोज की ये ये क्वेश्चन है अगला, ग्लूकोज में एक प्राथमिक एल्कोहल और 4 द्वितीयक एल्कोहल होते हैं, ये आपको याद रखना है। इसी टाइप से देखो एक और क्वेश्चन होता है, देखो फ्रैक्टोज और कीटोन, फ्रैक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है जबकि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है। फिर भी फ्रैक्टोज जो है ग्लूकोज के गुण दर्शाता है, क्यों दर्शाता है, लिब्रिडी ब्राइन के कारण कीटोन ग्रुप जो है एल्डिहाइड समूह में परिवर्तित हो जाता है। इसके बाद कुछ और भी क्वेश्चन हैं, जैसे अमीनो अम्ल है, ज्यूटरायन है, समविभव है और पेप्टाइड आबंध, जिन पर टिप्पणी लिखनी है आपके लिए, इनको भी याद रखना है। देखो प्रोटीन की प्राथमिक द्वितीयक संरचना आप हमेशा पेपर में देखने को मिलती है, लेकिन प्रोटीन की 4 संरचना होती हैं, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक और चतुर्थ। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन होता है विटामिन्स। विटामिन्स भी देखो काफ़ी बार आती हैं, ABCDEFG EF। तो देखो विटामिन होती हैं 2 प्रकार की, एक तो जल में घुलनशील, एक वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील होती हैं B और C, जबकि 4 होती हैं ADE के, ये वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं। इन विटामिनों के रासायनिक नाम भी लिखने हैं, इनसे कौन सी बीमारी होती है और इनका कैसे निदान किया जा सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारे DNA और RNA होता है। तो डीएनए और आरएनए की फुल फॉर्म पहले तो। दूसरा क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए में कौन सा रासायनिक संगठन होता है। जैसे डीएनए की बात करूं तो ये था आपका प्रोटीन की संरचना, आपको पता लग गई। जो विटामिन हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील होती हैं बी और सी, वसा में घुलनशील होती हैं ADE के। ठीक है, इनका रासायनिक संगठन और इनकी बीमारियां, इनका कैसे कैसे निदान किया जा सकता है। इसके बाद है कि न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल हमारे डीएनए और आरएनए होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन कौन सा संगठन होता है, तो अगर डीएनए की बात करूं तो डीएनए की फुल फॉर्म पहले डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में जो संगठन होता है, डीएनए का संगठन कैसे कैसे बनता है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। ठीक है, तो इसमें 4 क्षार पड़े होते हैं, जबकि आरएनए की बात करूँ तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन
और थायमीन के बदले में आ जाता है यूरेसिल। ठीक है? इसके बाद अगला है आपका कुछ नेम रिएक्शन है। अगर इन नेम रिएक्शन को आप याद कर लेते हो, अगर इन नेम रिएक्शन के लिए आप याद कर लेते हो तो कम से कम मान लो 10-15 नंबर आपके मिनिमम से मिनिमम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिल जाएंगे। जैसे देखो, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग अभिक्रिया, इन तीनों रिएक्शन में से आपको कंपलसरी दो देखने को मिलेगी। जैसे वोल्टेज, वोल्टेज फिटिंग और फिटिंग, तीनों में से दो मिलनी है देखने के लिए। इसी प्रकार से फ्रीडल क्राफ्ट है, ये ऑलवेज आती है। कैनिजारो अभिक्रिया है, ऑलवेज आती है। एल्डोल संघनन है, ये भी आती है। पर्किन रिएक्शन है, ये भी आती है। रीमर टीमर है, राइमर टीमैन अभिक्रिया, ये भी हमेशा आती है। इटार्ड ऑक्सीडेशन है, ये भी आती है। रोजनमुंड है, हेलोफोरम है, हाफमैन ब्रोमाइड, विलियमसन संश्लेषण, ओजोनीकरण, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, स्टीफन और क्लीमेंसन अपचयन। इसके बाद सिमेट अभिक्रिया। आखिरकार ये कितनी, ये 10-12 रिएक्शन हैं। इनके लिए अगर आप याद कर लेते हो तो आपके एग्जाम बहुत अच्छा सा हो जाएगा। इसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ आईयूपीएसी भी आपको याद रखनी है। जो आती हैं तो ठीक है, ना आती हैं तो बनाना सीख लीजिए अभी भी। ठीक है? तो इस प्रकार से आपको मैंने पूरे पेपर का एनालिसिस करा है कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हो तो आपके पेपर में आपको मैक्सिमम मार्क्स कम से कम मान लो मिनिमम से मिनिमम 50 प्लस मिल जाएंगे आपको। मिनिमम से मिनिमम 50 प्लस तो मिल ही जाएंगे। इतने मार्क्स तो आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर इतने क्वेश्चन आप याद कर लेते हैं तो। ठीक है? अगर कोई इनमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ नहीं आता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है? ओके।